Very good evening. I'm going to start exercise 13.3 class 12th probability. I have thoroughly explained about the total probability theorem and Bayes theorem in the first video, and I have also solved the second question in first video. I'm going to start the questions from first, third, fourth and so on. Only one question was solved in the first video because due to lack of time I could not solve so more in that video, so I am starting today from second, from first, third, fourth and so on. Let's proceed for the second question. First question. This is the first question. इसके विषय में पूरा हमने पहले वाले वीडियो में पूरा बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला वाला वीडियो आप जरूर देखें, नहीं तो आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन है, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अर्न मतलब होता है बर्तन। अब कोई भी वेसल हो सकता है, बर्तन कुछ भी मान सकते हैं उसको, तो आप चाहें तो उसको बर्तन कोई भी मान लें। तो किसी भी बर्तन में या किसी भी आप थैला मान सकते हो, कुछ भी, लेकिन अर्न मीन्स होता है बर्तन, ठीक है। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, यानी अब हमने एक अर्न ले लिया। देखिए एक हमने अर्न ले लिया और थोड़ा सा विजुलाइज करें तो ये विजुलाइजेशन देखिए, रफ विजुलाइजेशन है ताकि थोड़ा फील हो कि इस अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो 5 रेड का मतलब आप देखिए, हमने यहां पर 5 रेड यानी 5 रेड और क्या 5 ब्लैक, ठीक है। इसमें हमने 5 रेड लिया और 5 ब्लैक बॉल लिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको दिखा भी सकते हैं, जैसे यहां पर हमने लिया 1 2 3 4 5, ये ब्लैक है, 5 ब्लैक हैं, ठीक है। आप इसमें लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा। और दूसरा देखिए, और 5 रेड है, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें इस अर्न में ये अर्न है और इस अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, आपको दिख रहा होगा। क्या कहा जा रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो आई हैव डन दिस। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब इसमें से एक बॉल निकाली जाती है। एट रैंडम मीन्स कोई भी, मतलब उसको बिना देखे हुए एक बॉल निकालते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हम एक बॉल निकालते हैं, फिर उसके बाद इट्स कलर इज नोटेड, और उसका कलर हम नोट कर लेते हैं, उसका कलर हम लिख लेते हैं कि अगर रेड बॉल आई है तो हम उसको रेड बॉल लिख लेते हैं, अगर ब्लैक बॉल आई है तो ब्लैक बॉल लिख देते हैं। इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और फिर उसको वापस लौटा के हम उसमें डाल देते हैं। यानी उसका एक बॉल हम निकालते हैं, फिर उसका कलर देखते हैं, फिर उसको नोट करके फिर उसको हम वापस उसमें डाल देते हैं। तो ये जो हैपनिंग है, ये सबसे पहले यही वाली हैपनिंग होती है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉल हम निकालते हैं, उसको कलर नोट करते हैं और उसके बाद फिर उसमें हम डाल देते हैं। तो असल में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ये हो जाती है। तो अगर हम चाहें तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं, तो उसी से हम ट्राई करेंगे, ठीक है।
इट्स कलर नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। तो सबसे पहले मोर इवर, उसके बाद 2 additional balls of the color drawn are put in the urn। देखिए इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। मोर इवर 2 additional balls of the color drawn, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कलर ड्रॉन। इसको पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कलर ड्रॉन का मतलब जो बॉल हमने निकाला, एक बॉल, मान लीजिए हमने इसमें से एक बॉल पहले निकाला तो वो मान लीजिए रेड निकली, तो उस कलर ड्रॉन मतलब वो बॉल जो हमने निकाला है उसका कलर हम देखते हैं, उसका कलर हमने नोट किया तो क्या आया, रेड आया। आर पुट इन द अर्न, उसी रंग की 2 बॉल फिर हम उसमें डालते हैं। ध्यान दीजिए, पहली बार हम एक बॉल निकालते हैं, फिर उसका कलर देखते हैं और उसको डाल देते हैं। अगर वो कलर मान लीजिए रेड होता है तो हम क्या करते हैं, उसी कलर की 2 रेड बॉल फिर से डालते हैं उसमें, ठीक है। और आर पुट इन द अर्न। और अगर ब्लैक बॉल होती है तो उसमें हम 2 ब्लैक बॉल डाल देते हैं। ध्यान दीजिए, दिस इज द फर्स्ट केस वेन एवर यू टेक आउट 1 बॉल that may be red or black. If you get the red ball, then you have to add 2 extra red ball in that urn, ठीक है। और अगर ब्लैक आती है तो आप उसमें 2 ब्लैक बॉल डालते हैं, यानी जो कलर हम बॉल निकालते हैं उसी कलर की 2 बॉल उसमें हम डालते हैं। यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले ली। मान लीजिए E1 हमने ले लिया, हमने इसमें से कंडीशन क्या ले ली, मान लिया हमने ये E1 एक इवेंट लिया, E1 एक इवेंट हमने लिया, क्या, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, मान लिया रेड, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, यानी पहली बार जब हमने निकाला तो वो बॉल क्या थी, रेड थी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यानी अब देखिए इसमें रेड बॉल कितनी है, 5 और 5 10, सॉरी 5 बॉल है रेड बॉल, और टोटल कितनी है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन में E2 क्या हो सकता है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, जो बॉल हम निकालते हैं वो मान लीजिए ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल यानी E2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ब्लैक बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है 10, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। अब आप देखिए ये केस हो गया पहला। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली बॉल जो निकाली जाती है उसका कलर नोट करते हैं, और अगर वो मान लीजिए बॉल जो है, और यहां पर क्या लिखा देखिए पूरी बात, फिर उसका देखते हैं, रिटर्न टू द मोर इवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन, यानी जो भी कलर की बॉल आप पहली बार में निकालते हो उसी कलर की 2 बॉल उसमें वापस डाली जाती है। अगर ब्लैक निकालते हैं तो 2 हमें उसमें ब्लैक डालनी पड़ेगी, और रेड निकालेंगे तो हमें रेड डालनी पड़ेगी। आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर उसमें डाल करके फिर एक बॉल निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हर सवाल में यही कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने क्या मान लिया,
second ball drawn is red, क्योंकि इसने बोला कि उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, ए हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब आप देखिए दो केस बनते हैं इसमें, जो मैं एक डायग्राम छोटा छोटा बना करके, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन ये बात क्लियर हो जाएगी। सेकंड बॉल हम जब निकालते हैं, इसमें देखिए कितनी बॉल है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये तो आपने निकाल दिया, ब्लैक 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 ब्लैक, है ना, रेड 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 और रेड। अब मान लीजिए, अब आप देखिए ये हमने निकाला, ये पहला, ये फर्स्ट केस तो ये हो गया, आपको समझाने के लिए लिया हमने, पहली कंडीशन तो ये हो गई 1। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, दूसरी कंडीशन में कि हमने पहली बॉल जो निकाली थी वो मान लीजिए रेड थी, मान लीजिए वो बॉल रेड थी, तो हमें इसमें दो एक्स्ट्रा बॉल रेड ही डालनी होगी, तो हम इसमें दो बॉल रेड डालेंगे। When we take out या take out red ball, then, अगर रेड बॉल हमने निकाली, when we take out red ball, then we add two additional red ball, इसमें हम डालेंगे रेड बॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एडिशनल 2 बॉल हमने डाला, 1 और दूसरा 2, इसमें 2 बॉल हमने डाला ये। अब आप देखिए, अब इसमें आप देखिए कि ए हमने क्या माना, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। अब जब इसमें हमने 2 बॉल डाल दिया, हमने देखो पहली बार हमने मान लीजिए बॉल निकाला था तो रेड आई, तो हमने 2 एडिशनल बॉल इसमें रेड डाल दिया, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड, ए ऊपर लिखा। पहली घटना क्या हुई, E1 का मतलब जब हमने पहली बॉल निकाली तो उसकी घटना हो चुकी है, उसके बाद हमने जो बॉल निकाली वो रेड थी, तो हमने 2 एडिशनल बॉल इसमें डाली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें लेनी है, तो इसमें 5 to 7 बाई टोटल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब तीसरे केस में क्या है, when we take out 2 red black ball, take out a red, यहां था a black ball, a ball यहां लिखेंगे a black ball, मान लीजिए, तो क्या करना है, देन वी हैव टू एड 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स। अब आप देखिए, तो इसका मतलब ये जो अर्न है
ये हमने ऐसे लिखा, ये अर्न बना दिया हमने ऐसे। ब्लैक बॉल इसमें डालेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 रेड कितनी है 1 2 3 4 5। अब इसमें हमने 2 एडिशनल ब्लैक बॉल डाली है, यहां पर 2 ब्लैक बॉल डाल दी हमने एडिशनल। ये ब्लैक, ये पहले से देखिए ब्लैक है, ए भी ब्लैक है, ए भी ब्लैक है, ब्लैक ये पहले से ही 5 ब्लैक हैं। और ये क्या है रेड है, रेड 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 रेड। अब इसमें हमने 2 एडिशनल ब्लैक बॉल डाल दी, एक ये और दूसरी और एक डाल दी। ठीक है, अब हमारे पास टोटल बॉल कितनी हो गई। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट 2 रेड बॉल सेकेंड टाइम में, रेड बॉल है ना, A/E2। यानी पहले हमने वाली जो बॉल निकाली थी वो क्या था, मान लीजिए ब्लैक थी, तो हमने उसी टाइप की 2 ब्लैक बॉल इसमें डाली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमें रेड निकालना है लेकिन, तो रेड बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी हो गई 7 5 12। अब आप देखिए ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अनुसार हम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ PA हमें ज्ञात करना है। PA का मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखिए यहां पर लिखा है, यहां पर हमने आपको लिख के दिखाया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, सेकेंड बॉल इज रेड, इसका मतलब यही हुआ। तो क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हमने पहले केस में क्या लिया था कि पहला हमने निकाले थे 1/2, तो इसका फार्मूला आप सीधे लिख सकते हैं, अब आपको मालूम हो गया होगा, हमने पहले में लिखवाया था PE1, यानी पहले E1 घटना हो गई, यानी पहले हमने एक बॉल निकाली थी रेड बॉल, फिर जब रेड बॉल निकाल ली तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की सेकेंड टाइम में, तो A/E1, फिर प्लस सेकेंड टाइम में भी हमने मान लीजिए ब्लैक बॉल निकाली थी, तो ये हो गया पहले ब्लैक बॉल निकली, फिर मल्टीप्लाई रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड टाइम में क्या होगा PA/E1, E2 सॉरी, यहां E2 है सॉरी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दें हम, तो PE1 की वैल्यू क्या है 1/2 और PE2 की वैल्यू भी 1/2 ही निकली थी। पहली बार में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 7/12, यहां 7/12 और यहां पर क्या लिखेंगे 5/12। अब इसको सॉल्व करें तो 7/24 प्लस 5/24 इक्वल टू 12/24 इक्वल टू 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, सेकेंड बार में हमने जो बॉल निकाली है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2। एक बार मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूं, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फिर भी आप एक बार देखें क्या मैंने किया है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि एक बर्तन में 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल हैं, जिसमें कि हमें पहली बार में एक बॉल निकालनी है बिना देखे, तो हमने मान लीजिए पहली बॉल रेड निकाली, तो अगर रेड निकाली तो हमें रेड कलर की ही, जब दोबारी रेड जब हम बॉल निकालते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जिस कलर की बॉल हमने निकाली है उसी कलर की बॉल 2 हम उसमें डाल देते हैं, फिर सेकेंड टाइम में जो बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी रेड होनी चाहिए, पूछा जा रहा है। फिर हमने मान लीजिए पहली बार जो निकाला था वो रेड नहीं है ब्लैक है, तो हमने एक
ब्लैक बॉल निकाली, तो अगर वो ब्लैक है तो 2 एडिशनल ब्लैक बॉल डालेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये पूरा सवाल हमने 3 स्टेज पे किया, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे। तो इस टाइप से सवाल होगा, ये पूरा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट टू रीड वन टाइम। देखिए इसमें सवाल में क्या खास बात है, ध्यान दीजिए। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, किसी कॉलेज में, ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज यानी किसी कॉलेज के विद्यार्थियों में, इट इज नोन दैट, ऐसा जाना जाता है कि 60% रिसाइड्स इन अ हॉस्टल, कि हॉस्टल में 60% स्टूडेंट रहते हैं। रिसाइड मतलब रहते हैं। किसी भी कॉलेज के विद्यार्थियों के विषय में यह बात है कि उसमें 60% जो हैं वो कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, और जो 40% बचते हैं वो डे स्कॉलर्स। डे स्कॉलर्स का मतलब होता है वो दिन में पढ़ते हैं लेकिन वो रात को रुकते नहीं हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉट रिसाइडिंग इन अ हॉस्टल, यानी वो हॉस्टल में नहीं रहते। यानी किसी भी कॉलेज के विद्यार्थियों के विषय में ये जाना जाता है कि 60% उसमें जो भी बच्चे होते, 60% का मतलब हर 100 में से 60। ये नहीं है कि 60% का मतलब क्या होता है कि अगर 1000 हैं तो 1000 का 60% कितना होगा, 1060/100, 2 जीरो कट गया, 600 बच्चे। तो ऐसे कि किसी कॉलेज में यह माना जाता है कि 60% जो है वो हॉस्टल में रहते हैं और 40 जो हैं वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बस सीधी सी बात है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स रिपोर्ट, यानी पिछले साल की जो रिजल्ट यानी परिणाम की जो रिपोर्ट है, दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए। ध्यान दीजिए पिछले साल का क्या रिकॉर्ड है कि जो लड़के हॉस्टल में रहते थे उन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, यानी जो भी हॉस्टल में रहते थे उसके 30% स्टूडेंट ने ए ग्रेड प्राप्त किया, और 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेंड्स ए ग्रेड, और जो मतलब हॉस्टल में नहीं रहते थे उन स्टूडेंट ने 20% ए ग्रेड प्राप्त किया, यानी उनमें से 20% ए ग्रेड प्राप्त किया इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। मतलब समझे आप। फिर देखिए इन सवालों में ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो इसको 1-2 बार 3 बार आपको पढ़ना है, तब आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि ये पहला वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो आई एश्योर दैट यू मे बी सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली, अदरवाइज you may face a bit difficulties, but you may solve this question also, making your attention totally 100%, then you can solve that. Of the students in a college, किसी कॉलेज में ये माना जाता है कि 60% उसके जो है हॉस्टल में रहते हैं और 40% जो है वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, यानी डे स्कॉलर्स हैं। और फिर पिछले साल का रिजल्ट ये बताता है कि जो हॉस्टल में रहते हैं वो लड़कों ने ए ग्रेड, उन लड़कों के 30% स्टूडेंट, यानी जितने भी लड़के हॉस्टल में रहते थे उसके 30% स्टूडेंट ने ए ग्रेड प्राप्त किया, और जो हॉस्टल में नहीं रहता था उनके 20% ने ए ग्रेड प्राप्त किया। यानी जो हॉस्टल में रहते थे उन्होंने ज्यादा प्राप्त किया और जो नहीं रहते थे वो कम प्राप्त किया उन्होंने। अब ये तो पूरी हो गया। अब इसके बाद क्या करें, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये पिछले साल के एग्जामिनेशन का रिजल्ट है। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब अंत में क्या किया गया, 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, मतलब साल के अंत में एक लड़के को चुना जाता फ्रॉम कॉलेज, यानी किसी कॉलेज से एक लड़के को, इस कॉलेज से एक लड़के को चुना जाता है, एंड ही हैज एन ए ग्रेड, और जिसको चुना जाता वो ए ग्रेड है, वो ए ग्रेड लाया है। What is the probability that the student is a hostler? अब आप देखिए यहां पर बेस थ्योरम लगेगी।
that was what I explained. The first question that was only related to the total probability theorem, the first question. But in the third question, we are needed the Bayes theorem. ठीक है, बेस थ्योरम में क्या होता है कि सबसे पहले जो घटना हो जाती है, आपको मालूम होगा कि बेस थ्योरम में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि बेस थ्योरम कब लगती है। जब कोई घटना, जैसे किसी बैग में से हमने एक बॉल निकाली, तो बैग में से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करना है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो दैट वाज टिल 10th क्लास, अप टू द 10th क्लास या 11th क्लास। बट ये क्वेश्चन जो है, जब कभी ये पूछा जाता है कि बॉल जो निकाली गई उसका रिजल्ट दिया रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन में रहती है, लेकिन किस बैग से निकाली गई, अगर ये कभी पूछा जाए, यानी सोर्स क्या है, अगर सोर्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी और तो क्या होगा, तब बेस थ्योरम लगती है। तब आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100। ध्यान दीजिए, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100, जिसमें कि 60 जो है वो 60 किस में रहेंगे, लिविंग इन हॉस्टल, समझाने के लिए है। और इसमें 40 डे स्कॉलर या नॉट लिविंग इन हॉस्टल, वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो हॉस्टल में नहीं रहते, नॉट लिविंग इन हॉस्टल। और डे स्कॉलर, इसको हम डे स्कॉलर भी कह सकते हैं, कहते हैं, मतलब ये भी है। ठीक है, यानी अगर स्टूडेंट 100 हमने मान लिया तो 60 रहते हैं लिविंग हॉस्टल में और 40 रहते हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आप देखिए लास्ट में क्वेश्चन देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। तो ए ग्रेड का होना हमने ए मान लिया, हर सवाल में हम यही करते हैं। गेटिंग ए ग्रेड, गेटिंग ग्रेड ए, ध्यान दीजिए, गेटिंग ग्रेड ए बराबर हमने इसको ए मान लिया हमने। वैसे तो यहां पर ए पहले से लिखा हुआ है सवाल में, तो इसको हम मान लेते हैं, ई मान लेते हैं इसको, चलो ठीक है, इसको ई मान लेते हैं क्योंकि इसमें पहले से लिखा हुआ है। इसे नियम तो यही है कि हम हर सवाल में यही लिखते हैं, लेकिन इसको हमने ई मान लिया। ठीक है, गेटिंग ग्रेड ए हमने ई मान लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन हो गई, E1 हमने क्या लिया, देखिए यहां E1 क्या कह रहा है, जो पहले घटना हो गई है उसको हम E1 लिखेंगे और E2 लिखेंगे। ठीक है, तो 100 में 60 और 100 में 40, यानी पहले हमें जो स्टूडेंट हैं टोटल उनको हमने डिवाइड कर लिया, यानी हॉस्टल में रहने वाले और हॉस्टल में नहीं रहने वाले। और जो स्टूडेंट है लास्ट में जो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, ये तो हमें ज्ञात करना है। गेटिंग ग्रेड ए इक्वल टू ई, है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट चोजन फ्रॉम कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड, ये गिवन में है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो हमें इसको क्या मान लेंगे, E1 मान लेंगे, E1 ये प्रोबेबिलिटी, इसको क्या मान लेंगे, E2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या लिखेंगे,
इक्वल टू 60 लिविंग इन हॉस्टल, लिविंग हॉस्टल, हॉस्टल, और PE2 40 not living in hostel। अब आप देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, यानी E1 हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तब आप देखिए E1 हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, PE1 बाई A इक्वल टू, पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं, PE1 इंटू P A बाई E1 बाई PE1 इंटू P A बाई E1 प्लस PE2 इंटू P A बाई E2। इसका मतलब समझिए कि अगर वो लड़का ए ग्रेड लाता है, ये दिया गया है, दिस इवेंट हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, कि जो हमसे पूछा जाता है ना कि इसका क्या ग्रेड आया, अगर ये पूछा जाता तब तो सिंपल क्वेश्चन होता, लेकिन इसमें ग्रेड जो लाना था वो तो गिवन में हो गया, लेकिन कौन सा लड़का है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है कि वो लड़का हॉस्टल वाले की प्रोबेबिलिटी, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर। अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये ज्ञात करो कि जो ए ग्रेड लाया है वो हॉस्टल में रहने वाले की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता हो, जबकि जब पता लगाया गया कि वो लड़के को जब हमने मतलब सेलेक्ट किया तो वो ए ग्रेड वाला स्टूडेंट था एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स उसको बिना किसी तरह से जाने हुए, उसके विषय में कोई रिजल्ट नहीं मालूम है, जब उन्होंने चेक किया तो वो लड़का ए ग्रेड लाने वाला था। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर वो ए ग्रेड लाने वाला लड़का जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि अगर वो लड़का हॉस्टल में रहने वाला हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी ए ग्रेड वाले लड़के की हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये कहने का मतलब है। तो ये है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी, जबकि ए का मतलब क्या हुआ, जबकि वो ए ग्रेड लाया है। देखिए यहां पर हमने गलती कर दी है, क्योंकि यहां पर ए की जगह हमें यहां ई लिखना था हमें, तो ये हमें यहां पर ई लिखना है, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, यहां ई लिखना है। ठीक है, यहां भी ई लिखना है, यहां भी ई लिखना है, यानी ई लाना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ई, यहां ई आएगा। ठीक है, यहां भी ई आएगा, यहां भी ई आएगा, है ना, ये थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, अब इसमें हम केवल वैल्यू रख देते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो लड़का ग्रेड ए लाया था वो हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी ई का मतलब क्या हुआ, हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट, जब हमें पता लग गया ये घटना हो गई, उसके बाद हमें चेक करना है E1 का मतलब क्या हुआ कि वो हॉस्टल में रहने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये फार्मूला इसका बनता है। तो ये फार्मूला जो बनता है इसमें सबकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो अब हमें इसमें क्या लिखना है, PE1 हो गया, PE2 हो गया। अब हमें ये भी चाहिए कि PE बाई E1, PE बाई E1। देखिए अब इसकी वैल्यू सबकी चाहिए हमें, तो हमें देखते हैं, इधर लिख देते हैं PE बाई E1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका मतलब क्या होता है कि वो लड़का जब हॉस्टल में रहता है तो उसकी ए ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो लड़का जो हॉस्टल में रहता है उसकी ए ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
तो आपने यहां पर लिखा है 30% है ना, ये यहां पर देखिए पढ़ा है 30%। देखिए 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रिसाइड्स इन हॉस्टल, तो वो लड़के जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर वो ए ग्रेड लाने वाला लड़का हॉस्टल में रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 30%। ये गिवन में है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर वो लड़के का जो ए ग्रेड लाया है जब वो हॉस्टल में न रहता हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 20 है, 20/100 हो जाएगा, ठीक है। ये 60% है, यहां पर हमने 100 समझाने के लिए लिखा है, वहां पर 60% था, ये 60% है, ये 40% है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, सीधे वैल्यू आ जाएगी। तो PE1 की वैल्यू क्या है, 60, यानी 60/100। और PE/F, PE/E1 क्या होगी, E/E1 30/100। फिर इसके बाद यही का यही पूरा फिर यही आ जाएगा, देखिए। तो 60/100 मल्टीप्लाई 30/100 प्लस PE2, यानी वो हॉस्टल में न रहने वाले, नॉट लिविंग इन हॉस्टल 40% है, तो इसको 40/100 मल्टीप्लाई E/E2, हमारे पास 20/100 लिखा है, 20/100। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, क्षेत्रिक 1800, यानी 1800/10,000। ये थोड़ा सरल पड़ेगा लिखने में, इसलिए ऐसे लिखेंगे, 6 3 जा 1800/10,000, है ना, प्लस 4 2 जा 800/10,000। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 1800/10,000 बाई 18, 1800 और 800 कितना हो जाएगा, 2600 बाई 10,000। अब आप देखिए ये 10,000 तो कट जाएगा, ये 10,000 से 10,000, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 9 जा और 2 1 जा 3 जा, यानी इसका आंसर क्या आया, 9/13। ये इसका आंसर आ गया। 4th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें देखना है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, यानी कभी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन जो थे मल्टीपल चॉइस वाले थे, उसका टेस्ट हुआ, तो इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय, जो कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट था, आ स्टूडेंट नोज द आंसर और गेसेस। क्या कंडीशन है कि जो क्वेश्चन है वो या तो वो उसको जानता है कि ये सही है या गलत है, ये तो ये जानता है, या फिर वो उसको अनुमान लगाता है, यानी या तो वो जानता है या अनुमान लगाता है ना। अब इसके बाद लास्ट वाली लाइन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ऊपर चलेंगे, क्योंकि वो लास्ट वाली लाइन में हमें 2 चीज मिलेगी कि क्या घटना पहले घटित हुई है और क्या पूछा जा रहा। सबसे पहले हमें लास्ट में थोड़ा सा पढ़ के चेक करना पड़ता, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट with probability 1/4, what is the probability that, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, what is the probability that the student knows the answer, ये तो पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, इसमें ये तो क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है। और गिवन में क्या दिया है,
गिवन दैट, ये गिवन में हो गया, इतना ये गिवन में हो गया, ध्यान दीजिए, इतना ये गिवन में है, इतना गिवन दैट ये गिवन में है। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा जो और गिवन में, तो जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसको हम जनरली ए मान के चलते हैं, ठीक है, हम उसको ए मान के चलते हैं। तो अब देखिए आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी E1 पूछा जा रहा है। E1 प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टूडेंट नोज आंसर, ये E1, ये तो पूछा जा रहा है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, बाद में हम देखेंगे। और फिर उसके बाद क्या करें, द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही हैज आंसर्ड इट करेक्टली, ये गिवन में है, तो मान लिया ए हमने क्या मान लिया, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, ये हमने मान लिया। अब हमें E2 भी हमें चाहिए, दो कंडीशन है, अब हमें E2 भी ज्ञात करना है, E1 क्या स्टूडेंट वो भी ज्ञात करना है। तो आप देखिए क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास दो सिचुएशन है, आंसर देने के लिए हमारे पास दो सिचुएशन है। नंबर 1 ही नोज द आंसर, और दूसरा क्या है, गेस द आंसर, ठीक है। अब हमारे पास देखिए E1 में क्या है, स्टूडेंट नोज आंसर, ये तो यहां पर पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा, जबकि ए क्या कह रहा है कि आंसर इज करेक्ट, ये देखो दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, कि वो आंसर सही देता है, तो ए इसको हमने मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या दी है, देखिए अब देखिए ऊपर, इन आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस है, अ स्टूडेंट नोज द आंसर और गेसेस, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो 3/4 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4, यानी PE1 ही नोज द आंसर, तो इसकी आ गई 3/4, ठीक है। अब E2 हम क्या निकालेंगे, देखिए अगर कोई व्यक्ति आंसर या तो जानता है या वो नहीं जानता, ठीक है, ये तो कंडीशन हो सकती है। और दूसरी चीज है कि हमारे पास यहां जो सिचुएशन जो दी गई है, क्या दिया है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज और गेस, तो यहां पर E2 हम क्या लिखेंगे, E2 इक्वल टू, यहां ना लिख करके यहां पर लिख देते हैं E2 क्या मानेंगे, द स्टूडेंट guesses and the answer, भाई या तो वो क्या करेगा, या तो वो करेक्ट बताएगा और आंसर जानता है, या तो वो गेस करता है, E2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, गेस करने की प्रोबेबिलिटी E2 1/4, देखो आंसर एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, अब आप देखिए इसका गिवन में है 1/4, ये गेस करता है, यानी E1 क्या कंडीशन हो गई कि स्टूडेंट नोज द आंसर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गई 3/4, और या तो वो आंसर को क्या है गेस करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ये गिवन में है सवाल में, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें निकालना है E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
ए जो है हमारे पास दिया ए, आंसर इज करेक्ट। तो देखिए ए की प्रोबेबिलिटी क्या, पी ए। देखिए अब पी ए हमें ज्ञात करना है कब, स्टूडेंट नोज आंसर। अब यहां पर E1 का मतलब क्या हुआ, ये पहले घटना हो गई है क्या कि स्टूडेंट उस आंसर को जानता है, तो आंसर करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर वो स्टूडेंट इस आंसर को जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सीधी बात है कि जो चीज वो जानता है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, टोटल तो यही होगा। यानी E1 का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट नोज आंसर, और ए क्या हुआ कि वो, यहां देखिए आंसर इज करेक्ट, आंसर जानता है और आंसर इज करेक्ट, ये दोनों सिमिलर वर्ड, आपका मतलब ये पूरा हो गया ये 1। फिर दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, आंसर इज करेक्ट, यानी आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि वो आंसर को गेस करता है, यानी पहले गेस करता है, E2 नीचे लिखा, फिर वो आंसर इज करेक्ट। तो जब गेस करता है तो आंसर इज करेक्ट, तो गिवन में है 1/4। देखिए 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, 1/4 इज दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, है ना, स्टूडेंट नोज द आंसर। तो यहां पर जो हमने लिखा था PA/E2, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/4 लिखा है, 1/4। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि वो आंसर को गेस करता है, तब आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। जब वो आंसर गेस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो आंसर करेक्ट है, तो 1/4 हो गया। अब हमें पूछ क्या रहा है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या है, बेस थ्योरम लगेगी। तो ये पूछा क्या जा रहा है कि द स्टूडेंट नोज द आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। नोज द आंसर यानी E1, देखो स्टूडेंट नोज द आंसर, ये E1 की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है, जबकि वो ए क्या है, आंसर इज करेक्ट, यानी ए, E1/A। तो इसको हम क्या लिखेंगे, PE1 इंटू PA/E1, है ना, बाई, अब यही चीज पहले हम रिपीट करेंगे, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ये हो गया अपना फार्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आप देखिए PE1 का मतलब क्या हुआ, आपने देखा स्टूडेंट नोज आंसर, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई PA/E1 हमारे पास क्या है, 1, फिर नीचे यही का यही आएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 1 प्लस PA/E2 हमारे पास क्या है, 1/4, PE2 हमारे पास क्या है, 1/4, फिर 1/4, यहां पर लिखा है 1/4, PA/E2 1/4। अब आप देखिए क्या हो गया, 3/4 ऊपर है, नीचे क्या है, 3/4 प्लस 1/16, तो 3/4 बाई, यानी देखो यहाँ 4 है, इसमें एलसीएम लिया 16, तो 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1 इक्वल टू 3/4 बाई 13/16। अब इसको आगे लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 16/13, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12/13, ये अपना आंसर आ गया। बस यहीं तक रखते हैं। I have done up to 4 questions. Only 3 questions has done in this
I have done in this video, and the one question is solved in the previous video, and that previous video has all the concepts, theory and best illustration. First you see that video, then you have to start, otherwise it may be a bit difficult for you. Thank you very much. Please subscribe, like and share.